नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जनता को जल्द मिलेगी EFIR की सुविधा, घर बैठे थाने में शिकायत करा सकते हैं दर्ज। सीएम बोले सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र। देहरादून पुलिस लाइन में सीएम धामी ने किया कई भवनों का शिलान्यास। चीता पुलिस को मिले 150 नए वाहन। मित्र पुलिस के कामों की मुख्यमंत्री ने की सराहना। रुड़की गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, सरकार पर लगाया अपराधियों के संरक्षण का आरोप। और आगे देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी में छिपे रहस्यों की कहानी। 100 सालों से बर्फ में दफन कैमरे की खोज एक दशक बाद भी अधूरी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। प्रदेशवासियों को जल्द ही EFIR की सुविधा मिलेगी। इसमें घर बैठे ही FIR दर्ज कराई जा सकती है। शुरुआत में वाहन चोरी और गुमशुदा जैसे संबंधों में इसकी EFRI दर्ज कराई जा सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री के सामने CCTNS के तहत बनाए जा रहे EFIR पोर्टल को प्रेजेंट किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस तरह का होना चाहिए जिससे आम जनता को आसानी से अपनी शिकायतों का समाधान मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि EFIR से आम जनता को सुविधा मिलेगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जाना जरूरी है। ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने चीता पुलिस को मिले 150 नए वाहनों को भी फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस के नाम से पूरे देश में जानी जाती है, जो पूरे देश में इनकी अलग पहचान भी है। सभी पुलिस कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए पुलिस कर्मी आगे भी उन्हें मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन पुलिस कर्मियों को ये समझने की जरूरत है कि किनके साथ मित्रता निभानी है और किसके साथ नहीं। सीएम ने बताया कि पुलिस लाइन में होने वाले निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में शासन द्वारा 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं, आज जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है, तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए। केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें उस DPR में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ चूँकि पुलिस ने अभी 4 धाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को भी सही प्रकार से संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री जी द्वारा पुलिस लाइन देहरादून में हमारे प्रशासनिक भवन और क्वार्टर गार्ड और बैरक का शिलान्यास किया गया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि पुलिस के जवानों के भवन आधुनिक सुविधा युक्त होने चाहिए और जवानों की सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि भवन अच्छे होंगे, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर अच्छा होगा तो हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो भवन बनाए जाएं उच्च कोटि, उच्च गुणवत्ता के बनाए जाएं और उसके लिए बजट की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मित्र पुलिस वाले बयान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि सरकार अपनी कमियां उत्तराखंड पुलिस पर थोपने का काम कर रही है। प्रदेश में आज लूट, डकैती, हत्या, रेप जैसी घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है और सरकार इन पर अंकुश लगाने में नाकाम है। सरकार के मातहत काम कर रही है और जो ट्रेंड चल रहा है राज्य बनने के बाद, पुलिस दबाव में काम कर रही है। और जब पुलिस के लोगों को ये लगता है कि सरकार के लोगों को छूना नहीं है और सरकार नहीं चाह रही कि चीजें बाहर आए, तो पुलिस उसी तरीके से एक्ट करती है। और आश्चर्य है, रुड़की के केस में तो महिला ने उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने उसको कार में बैठाया, और 6 साल की बच्ची के संग जो घटना घटी है, डॉक्टर्स तक शहर के डॉक्टर रो रहे थे ऑपरेशन के टाइम में, इतने भावुक हो गए थे। तो ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी तो है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। आखिर अपराधों को बढ़ावा क्यों सरकार दे रही है?
हाल ही में दिल्ली दौरे पर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर प्रदेश के विकास के लिए कई प्रस्ताव रखे थे। सीएम धामी का कहना है कि जो भी मांगे उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के सामने रखी है, उन्हें पूरी उम्मीद है कि उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। उससे उत्तराखंड को फायदा भी मिलेगा। सभी बातें रखी हैं, उसमें हमारी हाइड्रो परियोजनाएं भी हैं, जीएसटी प्रतिपूर्ति भी हैं, अनेकों विभागों की अलग अलग योजनाएं हैं। उन सभी पर हमने बात की है। हमारा उत्तराखंड राज्य धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। उस क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों को हमने, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश शहर हो, चाहे हमारे अन्य स्थान हो, इसी प्रकार से मानस मंदिर माला मिशन, उसको भी हमने प्रस्तावित किया है, जिसमें हमारे अनेकों मंदिरों को एक माला के रूप में पिरोया जाएगा। उनका सौंदर्यीकरण से लेकर उनका सुधारीकरण और चौड़ीकरण सभी किया जाएगा। सारे मुद्दे रखे, सब पर हमको निश्चित उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जो उनका तो हमेशा से ही रहता है, और उसके साथ साथ हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों ने, सबने जो है सकारात्मक रूप से सब चीजों को आगे बढ़ाया। धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल पर कांग्रेस ने हमला किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार का काम काज शून्य रहा है। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हालत खराब है, युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना वॉरियर्स को पीटने का काम भी सरकार ने ही किया है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश सरकार ने क्या काम किया है इन 100 दिनों में। सरकार का कामकाज शून्य है। आंगनबाड़ी महिला जितनी हमारी वो सब आज अपनी मांगों को लेकर सड़कों में हैं। कोविड में जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देने से डर के बिना काम किया, जो हमारे कोरोना वॉरियर्स की जिनको उपाधि दी, हमारे पैरामेडिकल के बच्चे, वो बाहर घूम रहे हैं, उनके पास लाठीचार्ज आपने देखा है। चारधाम यात्रा की असफलता आपने देखी है। जो आंकड़ा 100 कुछ का रहता था 6 माह में, वो 50 दिन में 200 से ऊपर चले गया है। वित्तीय हालत बुरी है। आपका जीएसटी का जो घाटा है 5000 करोड़ का, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। डबल इंजन पूरी तरीके से फेल है। केंद्र सरकार इनको मदद नहीं कर रही। राजधानी देहरादून का दून मेडिकल अस्पताल काफी हद तक बेहतर हो रहा है, आधुनिक तकनीकी की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन अभी भी अस्पताल में कई मरीज इलाज न मिलने की वजह से वापस लौट रहे हैं। आपको बता दें कि इन दिनों लगातार कार्डियक के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल में कार्डियक का इलाज मौजूद नहीं है। अस्पताल प्रशासन की माने तो सीएमएस केसी पंत ने बताया कि कार्डियोलॉजी बहुत ही संवेदनशील विभाग है, पर्याप्त उपकरण के साथ चिकित्सक होने भी जरूरी है। सीएमएस केसी पंत ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान होगा। शासन को पत्र लिखा जा चुका है। कार्यदायी संस्था से हमारी बात हुई है, माननीय मंत्री जी ने भी उनके ध्यान में दिलाया है, प्रिंसिपल साहब भी प्रयासरत हैं। हमें लगता है 15 जुलाई तक हमें पूरा हैंडओवर होकर चालू स्टेज में आ जाएगा, और फिर हमारी पुरानी बिल्डिंग दून अस्पताल की न्यू ओपीडी ब्लॉक में आपस में जुड़ जाएंगे। उत्तराखंड की राजधानी का दून अस्पताल हमेशा से ही सुर्खियों और विवादों में बना रहता है, क्योंकि आए दिन यहाँ पर अनियमितताएं तो देखने को मिलती है, तो वहीं डॉक्टरों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन जिसके चलते मरीजों को उससे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक बड़ी खबर यह है जिससे मरीजों को सहूलियत होगी, फायदा होगा, क्योंकि एक ओवरब्रिज है जो शासन प्रशासन ने मिलकर यहाँ पर बनाया है, और कुछ ही दिनों के बाद इस निर्माणाधीन फ्लाई ओवरब्रिज का कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे मरीजों को काफी चलने में सहूलियत होगी, ट्रैफिक से बचने की भी काफी सहूलियत यहाँ पर मरीजों को मिल सकेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से जो इसकी पुरानी ओटी बिल्डिंग है वहां से लेकर और ओपीडी की बिल्डिंग तक इस ओवरब्रिज को बनाया गया है, जिससे मरीज स्ट्रेचर और व्हील चेयर के माध्यम से यहाँ से आ जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब तक दून अस्पताल के निर्माणाधीन कार्य पूरे हो जाएंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ हितेश त्यागी, रफ्तार मीडिया, देहरादून। पुलिस अक्सर अपने छोटे मोटे प्रयासों को खूब सराहती है और बकायदा उसका प्रचार भी किया जाता है, लेकिन इस बार पुलिस घायल सिपाही की वीडियो बनाती रही, मगर सड़क पर दर्द से करार रहे सिपाही को अस्पताल तक ले जाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। देहरादून में घटित हुई इस घटना में पुलिस कर्मियों की छवि को भी धूमिल करने का काम जरूर किया है। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साल 2021 बैच के राकेश राठौर मौजूदा वक्त में पुलिस लाइन में तैनात थे। राकेश अपनी बाइक से हरिद्वार से देहरादून आ रहे थे
कि उसी दौरान हरिद्वार हाईवे पर डिवाइडर से उनकी बाइक टकराने पर वो गंभीर रूप से घायल हो गए। चीता पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस वाले मदद करने के लिए मौके पर पहुंच तो गए, लेकिन पुलिसकर्मी घायल सिपाही का वीडियो बनाते रहे। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अफसर हरकत में आए और एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए एसपी सिटी को जांच के निर्देश दिए। देखिए, इसमें जो हॉस्पिटल में हमने पता करा है तो हॉस्पिटल में पुलिस के द्वारा ही दाखिला कराया गया था। जब दाखिल करने के पश्चात उसका चेकअप किया गया कांस्टेबल का तो वो मृत पाया गया। जहां तक का वीडियो की बात है तो वीडियो की जांच के लिए मैंने एसपी सिटी को टास्क दिया है, तो वो सारे पहलुओं पर जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वायरल वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि कांस्टेबल राकेश राठौर दर्द से कर्रा रहे हैं, लेकिन पुलिसकर्मी राकेश राठौर की मदद नहीं कर रहे। कांस्टेबल राकेश राठौर ने कोशिश भी की, लेकिन फिर भी पुलिस कर्मियों ने किसी भी तरह की मदद उन्हें नहीं दी और एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। एम्बुलेंस के आने के बाद जब घायल राकेश राठौर को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले ने उत्तराखंड पुलिस को शर्मसार कर दिया है। तो वहीं डीजीपी ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, उसकी हमने जांच आदेशित कर दी है। जो सच होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे घटनाक्रम में उत्तराखंड पुलिस कर्मियों की छवि धूमिल होती नजर आ रही है। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी के जरिए अगर वक्त पर घायल राकेश राठौर को अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद आज राकेश राठौर हम सब के बीच जिंदा होते। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। वहीं रुड़की में हुए एक बच्ची और उसकी मां के साथ गैंगरेप की घटना में अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में सरकार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि आज प्रदेश की स्थिति बेहद नाजुक है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण है और दोष पुलिस प्रशासन को दिया जा रहा है। देखिए, रुड़की में एक महिला और उसकी 6 साल की बच्ची के संग रेप हुआ। आज चौथा दिन है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, जबकि उस महिला ने उस व्यक्ति का नाम, जिसने उनको उस गाड़ी में बैठा था, उसका नाम भी बता दिया है। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होना और सरकार का बार बार पुलिस को दोषारोपण करना भी मैं गलत मानता हूं, क्योंकि पुलिस वही करती है जो सरकार चाहती है। सरकार ने अगर पहले की घटनाओं में संरक्षण नहीं दिया होता, जिस बड़े व्यक्ति का, एक संगठन से जुड़े बड़े व्यक्ति का नाम आया था पहले इसी तरह मॉलिस्टेशन के केस में, उसमें जिस तरीके से सरकार ने या संगठन ने उसको पद से हटाया, उसके बाद दूसरे राज्य में उसको बड़ा पद दे दिया। उसी तरीके से एक और जनप्रतिनिधि का मामला आया जिसमें डीएनए टेस्ट की मांग हुई, वो आज तक वो डीएनए टेस्ट नहीं हुआ है, जबकि कोर्ट ने उसमें आदेश कर दिए हैं। तो पुलिस समझती है कि सरकार क्या चाह रही है और इस केस में भी मैं पुलिस की कमी नहीं मानता, सरकार की कमी मानता हूँ। वहीं हल्द्वानी में नगर निगम की बोर्ड बैठक में एक बार फिर से हंगामा हुआ है। बैठक में कांग्रेस के पार्षदों ने क्षेत्र के विकास कार्यों में मेयर जोगेंद्र पाल सिंह रोतेला पर अनदेखी का आरोप लगाया है। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि जोशी ने कहा कि मेयर सिर्फ चुनिंदा पार्षदों का कार्य कराते हैं, इस वजह से अन्य क्षेत्र की जनता को साफ सफाई के साथ पीने के पानी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भेदभाव के मामले में हमारे मेयर साहब नंबर 1 है पूरे उत्तराखंड में। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, ये बोर्ड बैठक नहीं, एक बंदर बाट हो रही है और इनके पास कुछ नहीं है बजट का हिसाब किताब, इनका आय व्यय का कोई ब्यौरा नहीं है। बहिष्कार हमने इस तरह से करा है, अब हम बोर्ड बैठक से बाहर आके हैं, इनका विरोध कर रहे हैं कि हमें पत्रकारों को अंदर बैठाओ। पत्रकार लोकतंत्र का हिस्सा है, ये पत्रकार यहाँ पे सारी बातें बता देंगे, मीडिया से के थ्रू जाएगी, इस वजह से यहाँ पे मेयर साहब ने पत्रकारों को बाहर कराया। मेयर साहब से यही गुहार लाने आज यहाँ पर आया हूँ। अगर मेयर साहब नहीं सुनेंगे या मेरी इस मांग को पूरा नहीं होता है, यहाँ पर मेरे लोगों को पानी नहीं मिलेगा, तो मैं जल संस्थान में टेंट गाड़ के वहां पर बैठ जाऊंगा, फिर प्यासा ही मर जाऊंगा। जब मेरे क्षेत्र की जनता प्यासी मर रही है तो मैं भी प्यासा मर जाऊंगा। वहीं प्रदेश में सही तरीके से मानसून ने अभी अपनी दस्तक नहीं दी और देहरादून नगर निगम के व्यवस्थाओं को लेकर उसकी पोल अभी से खुलनी शुरू हो गई है। सोमवार की शाम हुई बारिश के बाद दून विहार वार्ड नंबर 6 के कई घरों में बरसात का पानी घुस गया है, जिस पर नगर आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा कि निगम की टीम ने सभी मुख्य नालों की सफाई कर दी है और ये अभियान आगे भी जारी है, लेकिन कॉलोनी वासियों द्वारा नालों में कूड़ा डाल दिया जाता है, जिससे नालियां चौक हो जाती है। जहाँ पर जो हमारे मुख्य बड़े नाले हैं उन सभी नालों की सफाई का कार्यक्रम ऑलमोस्ट पूर्ण किया जा चुका है
और कई जगह पे जो प्राइवेट नाले हैं, प्राइवेट घरों के पीछे के नाले हैं जहाँ पे कूड़ा अगर पड़ा है या किसी भी कारण से वो ब्लॉक है और उसके कारण यदि कहीं जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, जैसा कि मुझे आज भी एक सूचना मिली थी, तो उस पर तत्काल निगम के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है। मैं बताना चाहूँगा कि हमने 24/7 आपदा कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रखा है और इसी के साथ वह दिनेशपुर के वार्ड नंबर 7 और 9 में पानी निकासी के लिए बनाए जा रहे नाले का काम पिछले 1 साल से अधर में लटका हुआ है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो अगर बरसात से पहले नाले का निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो बरसात के समय में नाला मुसीबत खड़ी कर सकता है। वो अब कोई पता नहीं कि पूरा होगा कि बजट होगा, पास भी नहीं हुआ, कोई पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। अगर नाली ना बने आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है? पानी की समस्या है, पानी जमा रहेगा और आपका तो खेत डूब जाएगा, फसल डूबा हुआ रहेगा। और कोशिश कर हमारी पूरी कोशिश, पूरा प्रयास रहेगा कि हम जल्दी जल्दी उसे पूरा करें ताकि वहाँ पे आम जनमानस जो वहाँ पे लोग हैं बरसात के दिनों में उन्हें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या का सामना न करना पड़े। वहीं लक्सर तहसील के अब्दीपुर गांव में सैलानी नदी के पास सरकारी जमीन पर खड़े पॉपुलर के 2 दर्जन से ज्यादा पेड़ों का अवैध रूप से कटान किया गया है, जिसकी शिकायत मिलते ही मौके पर तहसील प्रशासन की टीम पहुंची और अवैध रूप से काटे गए सभी पेड़ों को कब्जे में लिया। हालांकि मौके से पेड़ काटने वाले लोग फरार हो गए हैं। एक प्रकरण आज संज्ञान में आया, 22 पॉपुलर के पेड़ जो सरकारी भूमि में थे किसी व्यक्ति के द्वारा काटे गए। उस प्रकरण में नायब तहसीलदार और तहसीलदार को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है और इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध दर्ज की जाएगी और उसमें थाने के जो इंचार्ज हैं उनको भी में निर्देशित कर दिया कि इस मामले में तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर दी जाए और आगे अगर कोई इस भूमि पर अतिक्रमण करता है उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के हथियाथल गांव में विवाद के बीच एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली दाग दी। आनन फानन में युवक को रुड़की सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया है। हालांकि दोनों युवकों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया है। फिलहाल पुरानी रंजिश विवाद का कारण बताया जा रहा है। हम दिहाड़ी मजदूरी वाले आदमी जी, मेरा भाई जिसको गोली मारी वो प्रदीप है, टेलर का काम करता है और गांव के एक सदस्य ने बेचारा दुकान से अपनी मोटरसाइकिल उठा के हमारे पास घेर मारा था शर्मा जी के और रास्ते में ही कोई बात नहीं, कोई रीत नहीं, सीधी गोली मार दी उसको। रिसव जाट, छोटे का लड़का, बड़ा भाई शेखर, कोई पुराना विवाद? कोई विवाद नहीं जी, मारा उसका कोई विवाद नहीं। प्रदीप नाम के युवक के गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हम लोग यहाँ पुलिस को मौके पर रवाना कर दिया है। पुलिस बल मौके पर है और उसको इंजर्ड को यहाँ देखने आया तो इंजर्ड को भी रेफर एम्स कर दिया गया है। अभी इसमें गोली जो बताई गई है प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया कि फायर की आवाज़ सुनी है, तो पूरी स्थिति उसके बाद। उधर भगवानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने यहां कुणाल उर्फ बाबू हत्या केस के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी ग्रामीण परमेंद्र डोभाल ने बताया कि ये घटना 24 जून की है, जिसका खुलासा किया गया है। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा भी बरामद किया गया है। आज 3 अन्य व्यक्ति जो हैं, जिसमें बंटी, शशांक और योगेश जिलन, इन 3 लोगों की अरेस्टिंग आज की गई है और इनसे जो हत्या में उस समय जो प्रयुक्त जस रहे थे, जो समय इनके साथ थे, उनकी रिकवरी की गई है। तो तीनों अभियुक्तों के साथ कुल 5 लोगों की अब तक अरेस्टिंग की जा चुकी है। बाकी अन्य अभियुक्तों के खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी अन्य की भी गिरफ्तारी की जाएगी। और अब बात करते हैं हिमालय में छुपे कुछ रहस्यों की। एवरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है। जितनी इस चोटी की लंबाई है उससे कहीं ज्यादा इसमें रहस्य दफन है, जिनका जिक्र वक्त वक्त पर होता रहा है, लेकिन पड़ताल के बाद हाथ खाली ही होते हैं। आज ऐसी ही एक रहस्य के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें मुख्य किरदार कैमरे का है। अगर वो मिले तो इतिहास बदल जाएगा और ना मिले तो रहस्य दफन रहेगा। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर। बर्फ से ढकी ऐसे जैसे कोई रुई का बादल। इस चोटी को फतह करना हर पर्वतारोही का सपना होता है। कई पर्वतारोही तो अपने इस ख्वाब को पूरा भी कर चुके हैं, लेकिन कई चंद फासलों से भी वापस आए हैं।
और कोई कभी लौटा ही नहीं। लेकिन जो लौटे हैं वो मानते हैं कि एवरेस्ट को फतह करना काफी दिलचस्प है। ये तो हम सभी जानते हैं कि 19 मई 1953 में एवरेस्ट पर सबसे पहले एडम हिलेरी और शेरपा तेंजिंग नोर्गे पहुंचे। यही वजह है कि 29 मई को हम इंटरनेशनल माउंटेन एवरेस्ट डे के तौर पर मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडम हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे से पहले 9 जून 1924 में जॉर्ज और एंड्रयू ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। इस कोशिश में वो कामयाब हुए या नहीं, ये राज एक कैमरे में दफन है। कैमरे में कैद इस रहस्य को समझने से पहले आपको पूरा वाकया समझाते हैं। कहा जाता है कि 9 जून को जब जॉर्ज और एंड्रयू एवरेस्ट पे सिर्फ 800 मीटर दूर थे कि तभी एकाएक मौसम बदल गया। एवरेस्ट की पूरी चोटी बादलों से ढक गई। एंड्रयू और जॉर्ज 8049 मीटर का सफर तय करने के बाद अपनी ही जगह पर रुक गए। लेकिन जब अगले दिन मौसम साफ हुआ तो दोनों पर्वतारोही का कोई पता नहीं चल सका। इस जोड़ी के साथ क्या हुआ, इससे अब भी पर्दा नहीं उठ पाया है। लेकिन वक्त वक्त पर खोजी अभियान जरूर चलाया जाता है। 1933 में एक खोजी दल सर्च अभियान पर भी निकला और एवरेस्ट कैंप के 6 के ऊपर उसे पहुंचने के बाद टीम को एंड्रयू की बर्फ काटने वाली कुल्हाड़ी मिली, जिसको देखने पर लगा कि एवरेस्ट से वापसी के वक्त वो जरूर नीचे गिरी थी। 1975 में खोजी दल को एंड्रयू का शव भी मिला, जो सबसे ऊंचे शिखर से थोड़ा नीचे था। 1999 में खोजी दल को जॉर्ज का भी शव मिल गया। शव के साथ मिशन से जुड़ी कई और चीजें भी मिली, लेकिन मिशन में शामिल कोडेक कैमरा का अब तक कोई पता नहीं है। और अगर वे नहीं पहुंचे तो उन्होंने बदले मौसम के मिजाज को जरूर अपने कैमरे में कैद किया होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि एवरेस्ट पर बारिश नहीं होती, वहां से बर्फ गिरती है और रील को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। रील अगर खराब भी हो गई हो तो रिफ्लेक्शन की वजह से फोटो को कुछ हद तक रिकवर किया जा सकता है। लेकिन सवाल रील को रिकवर करने से पहले कैमरे के मिलने का है, क्योंकि खोजी दल को जॉर्ज और एंड्रयू के मिशन से जुड़े कई दस्तावेज मिले। छोटे से कंपास के अलावा सामान की लिस्ट भी मिली, लेकिन कैमरा वही क्यों गुम है? कैमरा क्या सच में खोया है या फिर उसे छुपाया गया है? अगर छुपाया गया है तो उसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? और अगर गुम है तो वो फिर किस चोटी में है? कई दशक बीत जाने के बाद भी खोजी दल के हाथ अब भी क्यों खाली है? प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। जनता को जल्द मिलेगी EFIR की सुविधा। घर बैठे थाने में शिकायत करा सकते हैं दर्ज। सीएम बोले सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र। देहरादून पुलिस लाइन में सीएम धामी ने किया कई भवनों का शिलान्यास। चीता पुलिस को मिले 150 नए वाहन। मित्र पुलिस के कामों की मुख्यमंत्री ने की सराहना। रुड़की गैंगरेप मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सरकार पर लगाया अपराधियों के संरक्षण का आरोप। और आगे देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी में छिपे रहस्यों की कहानी। 100 सालों से बर्फ में दफन कैमरे की खोज एक दशक बाद भी अधूरी।